हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हमें पढ़ना है क्लास 10th का विज्ञान या साइंस। और हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन बैच 3.0, जो कक्षा 10 के हिंदी मीडियम वाले एनसीईआरटी सिलेबस वाले हर एक उस बच्चे के लिए है जिसके स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो किया जाता है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। अब तक 8 लेक्चर हमने ऑक्सीजन बेस 3.0 यानी क्लास 10th के विज्ञान में अब तक 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं हम। जिसमें लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक तो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। और लेक्चर नंबर 5 से लेकर लेक्चर नंबर 8 तक ये हमने कर लिया था अपना सेकंड चैप्टर या सेकंड यूनिट कंप्लीट, जिसमें हमने थ्योरी भी कंप्लीट कर ली और प्रीवियस ईयर के और एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वे भी सब कंप्लीट कर लिए इसी सीक्वेंस में, जिसमें हमारे अब तक 8 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। आप कह सकते हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर को आज थ्योरी हम इसकी कंप्लीट कर देंगे और अगले 2 या 3 लेक्चर में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के और इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है। यदि आप इस प्ले लिस्ट को फॉलो करते हो, क्लास 10th 2025-26 की प्ले लिस्ट को फॉलो करते हो, तो आपको किसी भी किताब से कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि कक्षा 9 में हो, यदि आप कक्षा 9 में हो या कक्षा 10 में हो और आपको अपना विज्ञान का कोर्स पूरा करना है, तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगी और एप्लीकेशन पर भी पूरा सिलेबस मिल जाएगा। यदि आप क्लास 11th में हो, 12th में हो या फिर आप बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपको अपना केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना है बिना किसी ऑफलाइन कोचिंग के और बिना किसी किताब की हेल्प के, तो आप कोई क्लास 11, 12th और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट भी मिल जाएंगी और आप एप्लीकेशन से भी इन सारे कोर्स को ले सकते हो। एप्लीकेशन पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी 1 by 1। ठीक है। सिस्टमेटिक वे में लगा हुआ सारा सिलेबस मिलेगा एप्लीकेशन पर। तो आज का हमारा जो तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है धातु एवं अधातु। तो धातु एवं अधातु को हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। आपको सिर्फ समझना है, पूरा फोकस आपका समझने के ऊपर होना चाहिए। ध्यान से समझते रहना हर एक चीज़ को जो जो मैं बताता जाता हूँ। तो बेटे, हमारा है अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, या फिर हम कह सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है धातु या मेटल्स का क्या मतलब होता है। तो आपने कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ रखा है। धातु वे तत्व होते हैं जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी जिनमें विद्युत धारा भी प्रवाहित हो सकती है और ऊष्मा भी प्रवाहित हो सकती है। नंबर 2, जो तन्य होते हैं, अर्थात जिनके तार खींचे जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं धातुओं के। जैसे लोहे के तार आपने देखे होंगे, एल्यूमिनियम के देखे होंगे, तांबे के तार देखे होंगे, जो आघात वर्धनीय होते हैं। तो धातु आघात वर्धनीय भी होते हैं, यानी धातु के ऊपर यदि चोट मारते हैं हथौड़े से तो धातु फैलती जाती हैं। आघात कहते हैं चोट को, वर्धनीय माने फैलने को। तो धातु की किसी भी टुकड़े पर यदि आप हथौड़े से चोट मारते रहोगे तो धातु का टुकड़ा फैल जाएगा और चादर का रूप ले लेगा। इस गुण को ही कहते हैं आघात वर्धनीय। जिनमें धात्विक चमक होती है, तो आपको पता है जितनी भी धातु हैं, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, इनमें क्या होती है? विशेष प्रकार की चमक। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुओं की खासियत यही होती है कि जैसे एक धातु है हमारे पास सोडियम, सोडियम में से माइनस यानी निकला इलेक्ट्रॉन और सोडियम के ऊपर आ जाता है धनावेश। जब भी कोई धातु एक इलेक्ट्रॉन निकालती है तो उसके ऊपर 1 इकाई धनावेश आ जाता है, और यदि किसी धातु में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके ऊपर 2 इकाई धनावेश आ जाता है। अब धातुओं के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, जैसे कॉपर यानी तांबा, आयरन यानी लोहा, Hg यानी मरकरी जिसे आप पारा कहते हो, सोडियम धातु का तो सबको पता ही है। तो धातु के ये गुण आपको पता होने जरूरी हैं। और सबसे बड़ी परिभाषा यही है जो 5वें नंबर पर लिखी गई है। धातु इनका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इनकी आदत इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है। ठीक है बेटे। और जहाँ जहाँ आपको लगता है स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, वहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जैसे ही मैंने आपको यहाँ रोक रखा था इसे, तो
तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो। वीडियो को रोक लिया करो जहां आपको मौका लगता है और लिख लिया करो। चलो आगे चलते हैं। वीडियो को रोक कर लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे अधातु की। अधातु को हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो अधातु वे तत्व होते हैं, कौन से तत्व, जो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातुओं में विद्युत तथा ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। नंबर 2, जो तन्य नहीं होते हैं, अर्थात जिनके तार नहीं बनाए जा सकते हैं। जो भंगुर होते हैं, अर्थात मोड़ने पर चटक जाते हैं। जो चीज मुड़ती नहीं है और टूट जाती है, चटक जाती है, उसे कहते हैं भंगुर। जिनमें कोई चमक नहीं होती है, अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। तो धातु तो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। जैसे क्लोरीन एक अधातु है, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, देखो प्लस माने ग्रहण ही तो करा इलेक्ट्रॉन, और वो ऋणायन में बदल गया, क्लोरीन के ऊपर ऋणावेश आ गया। जब भी किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस परमाणु के ऊपर धनावेश आ जाता है, और यदि किसी परमाणु में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसके ऊपर आ जाता है ऋणावेश। जैसे अधातु के उदाहरण आप याद रख सकते हो, सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब क्या हैं, अधातु। अब धातु और अधातु हमने पढ़ लिया। जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो जरूर। अब हम बात करेंगे उपधातु की या मेटेलॉइड्स की। उपधातु, इनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण होते हैं। तो ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपधातु। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ये क्या होते हैं, उपधातु होती हैं। क्या होती हैं बेटे, उपधातु। अब ये अगला क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो गुण है, यहाँ धातु के गुण, और यहाँ अधातु के गुणों की हम तुलना करेंगे, या धातु और अधातु में अंतर हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे भौतिक अवस्था की। तो धातु अधिकतर ठोस होती हैं, ठीक है, धातु अधिकतर क्या होती हैं, ठोस। जबकि सीजियम, फ्रेंसियम, गैलियम और मरकरी द्रव हैं। ये वे धातुएं हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। बच्चों को ज़्यादातर इसका पता होता है कि मरकरी या पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पर पारे के अलावा सीजियम, फ्रेंसियम और गैलियम, ये भी तीनों धातु द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। पर अधिकतर धातुएं कौन सी अवस्था में मिलती हैं, ठोस अवस्था में। अधातु ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में आपको देखने को मिलेंगी। नंबर 2, पारदर्शिता। जो धातु हैं वो अपारदर्शी होती हैं ज़्यादातर, ठीक है, और अधातु पारदर्शी भी होती हैं, अपारदर्शी भी और पारभासक भी। पारभासक उसे कहते हैं जिनके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता हो। तीसरा गुण, विद्युत व ऊष्मा चालकता। सभी धातुएं क्या होती हैं, विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती हैं। और यहाँ अधातुएं क्या होती हैं, कुचालक, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। जो आपके पास कच्ची पेंसिल है उसके अंदर जो सिक्का होता है ना काले रंग का, वो ग्रेफाइट का ही होता है। तन्यता, तन्यता का मतलब जिनके तार बनाए जा सकते हो। तन्यता माने खींचकर तार बनाए जा सकते हो। धातु तन्य होती हैं, धातुओं के तो तार बनते ही हैं, और अधातु तन्य नहीं होती है। उसके बाद आघात वर्धनीय। आघात माने चोट मारकर, और वर्धनीय माने फैलने वाले। तो धातुएं तो आघात वर्धनीय होती हैं, जबकि अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती। कितने अंतर पढ़े, 5। अब छठे नंबर से यहां से अंतर देखो धातु और अधातु के। भंगुर नहीं होती, धातु तो नहीं होती भंगुर। भंगुर उसे कहते हैं जो मोड़ता नहीं है, टूट जाता है। जो मुड़ता नहीं है, टूट जाता है, उसे हम कहते हैं भंगुर। और अधातु भंगुर होती हैं। फिर उसके बाद धात्विक चमक। धात्विक चमक धातुओं में तो होती है, अधातुओं में ग्रेफाइट व आयोडीन को छोड़कर किसी में नहीं होती, ठीक है, किसी में भी धात्विक चमक नहीं मिलने की। ग्रेफाइट, कच्ची पेंसिल का सिक्के में तो एक चमक होती है ना, शाइनिंग होती है, और आयोडीन भी अधातु है, इसमें भी चमक होती है। फिर धात्विक ध्वनि, जब आप किसी धातु के बर्तन पर टन टन टन, आपके जो स्कूल की घंटी है उसके ऊपर टन 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 की आवाज़ जो आती है, उसे ही हम कहते हैं धात्विक ध्वनि। तो धात्विक ध्वनि धातुओं में तो होती है और अधातुओं में नहीं होती। उसके बाद विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण का मतलब कि धातु और अधातु में से कौन सा ऐसा है जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन देने की है और किसकी आदत इलेक्ट्रॉन लेने की है।
जो इलेक्ट्रॉन देने की आदत होती है उसे कहते हैं धन विद्युतीय गुण, और धातुओं की आदत इलेक्ट्रॉन देने की होती है, इसीलिए तो इन्हें धातु कहा जाता है। और ऋण विद्युतीय होती हैं अधातु, क्योंकि इनकी आदत इलेक्ट्रॉन निकालने की होती है, तो सॉरी ग्रहण करने की। जो भी माइनस करेगा इलेक्ट्रॉन को उसे हम कहते हैं धन विद्युतीय, और जो भी अपने अंदर प्लस करेगा इलेक्ट्रॉन को उसे कहते हैं हम ऋण विद्युतीय। उसके बाद वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन की क्रिया में धातुएं कैथोड पर एकत्रित होती हैं। वैद्युत अपघटन की क्रिया में धातु का धनायन बनेगा और धनायन जाएगा ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पर यानी कैथोड पर, और अधातु एनोड पर एकत्रित होती हैं। इस चीज को चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे हम। फिर है ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्साइड। ये कक्षा 7 में भी पढ़ा था आपने, पर आपके याद ही नहीं रहता कि क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या रट लिया हमने। जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वे कैसे होते हैं? क्षारीय। और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगली बात करते हैं, चलो अब हमें सीखना है धातु व अधातु के रासायनिक गुण। तो सबसे पहला रासायनिक गुण है आयन बनाने का गुण। कोई भी धातु है वो माइनस करती है इलेक्ट्रॉन को, यानी धातु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालती है और धनायन में बदल जाती है। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपने अंदर से, क्योंकि सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए वो 7 इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, वो तो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर धनावेश आया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि जो सोडियम का परमाणु होता है ना, उसके पास 11 तो होते हैं इलेक्ट्रॉन और 11 ही होते हैं प्रोटॉन, इसलिए सोडियम का परमाणु उदासीन होता है। और यदि इन 11 इलेक्ट्रॉनों का हिसाब देखो तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो इसे निकाल लेगा ही, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस माने निकाल देता है, ई माने इलेक्ट्रॉन, कौन? सोडियम। तो सोडियम ने यदि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सोडियम की हालत क्या हुई होगी? 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो नहीं निकला, प्रोटॉन तो 11 ही हैं पूरे। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो उदासीन कर देंगे, पर वो जो 11वां प्रोटॉन है उसके ऊपर तो धनावेश होगा ही। इसकी वजह से सोडियम के ऊपर 1 इकाई धनावेश आ जाता है, इसकी वजह से आता है 1 इकाई धनावेश। ऐसा हर एक धातु के साथ होता है। यदि किसी धातु ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसके ऊपर 1 इकाई धनावेश आ जाएगा, और यदि कोई धातु 2 इलेक्ट्रॉन निकालती है तो उसके ऊपर 2 इकाई धनावेश आ जाएगा। इसका उल्टा होता है अधातु के साथ। जैसे क्लोरीन है, उसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे होते हैं 2, 8, 7। इसके 17 होते हैं ना इसके पास इलेक्ट्रॉन, और 17 ही होते हैं प्रोटॉन। तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए वो 7 को निकाल लेगा थोड़ा ही, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिसकी वजह से पहले इलेक्ट्रॉन 17 थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। प्रोटॉन तो 17 ही हैं। अब ये 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को तो उदासीन कर देंगे, पर जो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया उसके ऊपर आवेश कैसा है? ऋणावेश, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर ऋणावेश आ जाता है और ये बन जाता है ऋणायन। तो आपको ध्यान ये रखना है कि धातु में से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनायन बनता है। जैसे सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम के ऊपर 1 इकाई धनावेश आ गया। मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और मैग्नीशियम के ऊपर आ जाता है 2 इकाई धनावेश। ठीक है ना? जबकि अधातु क्या करती है? अधातु अपने अंदर जोड़ती है इलेक्ट्रॉन को। जैसे यहाँ हमने एक अधातु की बात करी, क्लोरीन की। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 8 करने के लिए वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा ही तो, या 7 को धक्का देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा। तो अधातु में जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो अधातु किस में बदल जाती है? ऋणायन में। जैसे क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया और वो बन गया Cl नेगेटिव आयन, यानी क्लोराइड आयन या क्लोरीन ऋणायन। इसी तरीके से ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 के 8 करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसलिए ऑक्सीजन का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन के परमाणु के ऊपर 2 इकाई ऋणावेश आ जाता है, जिसे कहते हैं ऑक्सीजन ऋणायन या ऑक्साइड आयन। तो ध्यान रखना, आयन बनाने का गुण में धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में बदलती है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन में बदलती है। अगला गुण है ऑक्साइड बनाने का गुण। धातु या अधातु जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो ऑक्साइड बनता है।
जैसे आपका कैल्शियम है, इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ बच्चे सोचते हैं कि सर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन जब जुड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले चैप्टर में इस चीज़ को सिखाया है बहुत बढ़िया तरीके से, पहले चैप्टर में, यदि आपने पहले चैप्टर को ढंग से पढ़ा है। कैल्शियम जो है ना वो दूसरे वर्ग का तत्व है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉनों को देगा, ना कि 6 को लेगा, इसलिए कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 करने के लिए वो क्या करेगा, 6 को धक्का थोड़ा ही देगा बाहर, 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा, तो इसकी संयोजकता भी 2 ही होती है। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों को जुड़ना है, दोनों की संयोजकता हमने उनके ऊपर लिख दी। यहाँ 2 है तो इसे तो 2 को यहाँ लिखेंगे, इस वाले 2 को यहाँ, और 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, तो आप Ca2O2 ना लिखकर Ca1O1 लिख सकते हो, और 1 को लिखने की आवश्यकता होती ही नहीं। आप क्या लिखोगे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इसलिए Ca होता है। और चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको समीकरण को संतुलित करना सिखा रखा है, और यदि आपको और भी ज़्यादा टेक्निकल वे में जाना है तो मैं आपको सिखा सकता हूँ कि कैल्शियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब कैल्शियम धातु है और वो अधातु है, तो धातु अपना ए वाला इलेक्ट्रॉन भी, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी दे देगा। तो कैल्शियम ने जब 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कैल्शियम के ऊपर 2 इकाई धनावेश आ जाएगा, और ऑक्सीजन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 इकाई ऋणावेश आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है। इसी तरीके से सल्फर और ऑक्सीजन, मतलब यहाँ तो एक धातु ली, धातु ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया, यहाँ सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 का तो नाम सुनाया आपने। तो कोई भी धातु या अधातु जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो जो यौगिक बनता है उसे हम कहते हैं ऑक्साइड। अच्छा, एक चीज ध्यान ये रखनी है कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड की बात करो, ये धातु का ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्षारीय है, इस चीज़ की पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल दो, जैसा कि आर्हेनियस ने कहा था। जब आप इसे पानी में घोल दोगे तो एक तो OH आपको ये नज़र आ रहा देखो, और एक OH ये है, कितने OH हैं, 2, कैल्शियम 1 है, तो ये नहीं बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो सबको पता है क्षार है, क्योंकि इसमें क्या है, OH नेगेटिव आयन उपस्थित है। जबकि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। जैसे हमने बात करी कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय, इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय। जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, इसे आपने पानी में घोल दिया तो H कितने हैं, 2, हाँ जी 2 हैं। सल्फर कितना है, 1, ये सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन 2 और 1 3, H2SO3 बनेगा। H2SO3 होता है सल्फ्यूरस अम्ल। इसके भाई का नाम आपने सुना होगा H2SO4 का। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और H2SO4 होता है सल्फ्यूरस अम्ल, पर है तो अम्ल ना। तो इससे हमें पता चला कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वो तो होता है क्षारीय, और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय। धातु या अधातु जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो जो यौगिक बनता है उन्हें हम कहते हैं ऑक्साइड। ठीक है, तो एक बात आप सीख गए कि धातु का ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय होता है, धातु का ऑक्साइड, और अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय। आगे चलते हैं। देखो, जहां आपको मौका मिलता है वीडियो को रोककर लिख लिया करो, जहां मौका मिलता है स्क्रीनशॉट ले लिया करो यदि बाद में नोट्स बनाने हैं। देखो, एक बहुत बढ़िया नोट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड उसे कहते हैं जो अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों की तरह व्यवहार करते हो। उभयधर्मी का मतलब जो दोनों धर्म निभा रहा हो, अम्ल भी और क्षार भी। अगला नोट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट या ब्लॉक या क्लाउड में जो भी चीज़ मैं लिखवाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है परीक्षा के लिहाज से। जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्षार। मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्षारक और क्षार में क्या डिफरेंस है, बेस एंड एल्कली में क्या डिफरेंस है। तो जो भी पानी में घुल जाते हैं ना क्षारक, उन्हें हम क्षार कहते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। चलो, तीसरा रासायनिक गुण हमें पढ़ना है, जल से अभिक्रिया। आपके पास कोई धातु है, जैसे ये कौन सी धातु है, पोटेशियम। आपने पोटेशियम की पानी से क्रिया करी तो आपको पता है कि पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन से, तो पोटेशियम ने क्या करा, यहाँ से इन हाइड्रोजन को हटा दिया इसे, और क्या बन जाएगा, KOH KOH, तो 2 बन जाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस अलग होकर उड़ जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से विस्थापित हो जाएगी।
तो जब किसी धातु की जल से क्रिया करोगे तो धातु जल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, वो धातु जो जल से ज़्यादा क्रियाशील होती है। जैसे सोडियम भी बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है, आपको पता ही है। तो यहाँ भी सोडियम क्या करेगी, इस पानी में से हाइड्रोजन को हटा देगी, विस्थापित कर देगी, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। तो यहाँ NaOH और यहाँ भी NaOH, दो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलकर भाग जाएगी। तो जो धातु हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है वो ठंडे पानी से ही क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर और ये क्या है, गोल्ड, सोना आदि धातु हाइड्रोजन यदि पानी के साथ हम इनका रिएक्शन कराना चाहते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि ये कम क्रियाशील हैं। सच्चाई तो यह है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये हाइड्रोजन से नीचे रखी हुई हैं, इसलिए इनमें से किसी में हिम्मत नहीं है कि वे जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें। जैसे जल से पोटेशियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया, सोडियम ने भी हाइड्रोजन को हटा दिया। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये धातुएं ऐसी हैं जो जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती हैं। इसी तरीके से अधातु जो है वो जब भी जल के साथ रिएक्शन करना चाहेगी तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अधातु जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। धातु जो ज़्यादा क्रियाशील होती हैं वे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को हटा देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। फिर है हाइड्रोजन से क्रिया। धातु या अधातु जब भी हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं तो बनता है हाइड्राइड। क्या बनता है, हाइड्राइड। जैसे आपका सोडियम धातु ने हाइड्रोजन से क्रिया करी तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा। आपको ये चीज़ पढ़ाई गई थी 9th में भी कि ये सोडियम और हाइड्रोजन जब भी आपस में क्रिया करती हैं तो सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ना कि 7 लेगा, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 होती है। इसी क्रम में हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी संयोजकता भी 1 होती है। इसकी संयोजकता को यहाँ लिखना चाहिए, इसकी संयोजकता को यहाँ लिखना चाहिए, तो 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं। यहाँ सोडियम हाइड्राइड इस तरह बनता है, NaH। इसी तरीके से एक अधातु ले ली हमने, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने जब भी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करी तो क्या बना, NH3, जिसे आप अमोनिया कहते हो। समीकरण संतुलित करना हमने चैप्टर नंबर 1 में सीख लिया था। अमोनिया को जब हम देखते हैं तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 8 करने के लिए वो 3 लेगा, इसलिए उसकी संयोजकता 3 होती है। और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 होती है। आप इस 1 को तो यहाँ लिखोगे, 3 को यहाँ लिखोगे, तो 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप लिखोगे NH3। इसलिए नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड वैसे इसका नाम है रासायनिक, और सामान्य नाम इसका क्या होता है, अमोनिया। तो धातु है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी तो हाइड्राइड बनेगा, जैसे सोडियम हाइड्राइड। और अधातु जब भी हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तो हाइड्राइड बनेगा, जैसे नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड या अमोनिया। फिर है तनु अम्लों से क्रिया। धातु जब भी तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे हमारे पास एक धातु है मैग्नीशियम, उसने H2SO4 के साथ रिएक्शन करा तो मैग्नीशियम यहाँ से हाइड्रोजन को धक्का दे देगा, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। यहाँ Mg आ जाएगा तो बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट जो लवण है, और हाइड्रोजन को तो बेचारे को धक्का दे दिया, हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से। मतलब जो ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, जिस तरीके से उन्होंने पानी से हाइड्रोजन को हटा दिया ना, इसी तरीके से वे डाइल्यूट यानी तनु अम्ल से भी हाइड्रोजन को हटा देती हैं। जबकि अधातु डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। आ जाओ आगे आ जाओ। दूसरी धातु के लवण से क्रिया। जो अधिक क्रियाशील धातु होती है ना, वे कम क्रियाशील धातु के लवण से जब भी क्रिया करती हैं तो अधिक क्रियाशील धातु का लवण हमें मिलेगा और कम क्रियाशील धातु हो जाएगी बेघर। ठीक है, जैसे आप Fe जो है उसका रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करा दो, लोहे का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, तो लोहा ज़्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। ज़्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देगा, तो यहाँ बन जाएगा, ये तो CuSO4 था, क्या बन जाएगा FeSO4। और कम क्रियाशील धातु बेचारी हटा दी गई, उसके स्थान से बेघर हो गई है। यदि आप इसका उल्टा रिएक्शन सोचते हो ना कि सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है, तो कॉपर की यदि FeSO4 के साथ आप रिएक्शन करोगे तो कॉपर कम क्रियाशील है और Fe है ज़्यादा क्रियाशील, तो कम क्रियाशील ज़्यादा क्रियाशील को उसके स्थान से नहीं हटा सकता, इसलिए यहाँ हम लिखते हैं नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। ये तो ऐसा है जैसे प्रिंसिपल साहब ने पियोन को हटा दिया, पर यहाँ ऐसा थोड़ा ही हो जाएगा कि पियोन प्रिंसिपल साहब को हटा देगा, ऐसा तो नहीं होने का। जैसे आप देख सकते हो कि क्लोरीन है, अधातु है,
और उसकी आप पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करा रहे हो जो एक लवण है। तो क्लोरीन एक ऐसी अधातु है, आयोडीन भी अधातु है, क्लोरीन भी। यहाँ क्लोरीन अधातु है, यहाँ आयोडीन, पर इन दोनों में ज्यादा क्रियाशील क्लोरीन है। तो अधिक क्रियाशील अधातु कम क्रियाशील अधातु को उसके लवण के विलयन से हटा देगी। तो क्लोरीन ने आयोडीन को हटा दिया, ये दोनों Cl एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, KCl KCl, ये बन गए 2 KCl। और यहाँ से कौन निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आयोडीन। आयोडीन यहाँ से निकल जाएगी। तो अधिक क्रियाशील धातु जो होगी वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से हटा देगी, और अधिक क्रियाशील अधातु भी कम क्रियाशील अधातु को उसके लवण के विलयन से हटा देगी। ये चीजें मैं आगे भी पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में इसी चैप्टर में। देखो नेक्स्ट, 7वां रासायनिक गुण है लवणों का विद्युत अपघटन। तो यदि आपके पास कोई लवण है, लवण जैसे NaCl तो लवण है ना, सोडियम क्लोराइड, उसका विद्युत अपघटन करा, यानी आपने किसी भी लवण को पानी में घोल के उसे एक बर्तन में भर लिया, और बर्तन में भरने के बाद उसमें 2 धातु की छड़ें डुबा दी, एक का कनेक्शन तो बैटरी के प्लस से कर दिया, एक का माइनस से। तो विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि धातु और अधातु हमें प्राप्त होती हैं। धातु तो हमेशा कैथोड पर मिलती है, क्योंकि धातु का बनेगा धनायन, और धनायन कौन सी किस तरफ आकर्षित होता है, धनावेश तो ऋणावेश की तरफ आकर्षित होता है, और कैथोड प्लेट ऋणावेशित होती है यदि विद्युत अपघटन की क्रिया आप करते हो। और अधातु मिलती है एनोड पर, क्योंकि अधातु हमेशा ऋणायन के रूप में प्राप्त होती है, और ऋणायन एनोड पर इसलिए जाता है क्योंकि एनोड के ऊपर होता है धनावेश, तो माइनस तो प्लस की तरफ ही आकर्षित होगा। ये बात तो आप पढ़ते आ रहे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है हमारे पास एक लवण NaCl को जब भी आप पानी में घोलकर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये टूट जाएगा, ठीक है। तो कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड ऋणावेशित प्लेट होती है और एनोड होता है धनावेशित प्लेट। जब हम विद्युत अपघटन की क्रिया करते हैं केवल तब, कैथोड ऋणावेशित प्लेट है तो ऋणावेशित प्लेट पर कौन जाएगा, धनावेशित आयन, यानी धनायन गया, और धनायन ने वहां से जाके क्या लिया, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इलेक्ट्रॉन लिया तो ये सोडियम धातु बनेगा, और सोडियम धातु कहाँ इकट्ठा हुआ, कैथोड पर। तो जब ही तो आपको लिखवाया कि धातु कहाँ इकट्ठी होती हैं, कैथोड पर इकट्ठी होती हैं धातुएं। जबकि एनोड यानी धनावेशित प्लेट पर कौन जाएगा, ऋणायन, इसके ऊपर ऋणावेश है। तो 2 Cl नेगेटिव आयन इकट्ठे लिखते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास फालतू है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे और हमें प्राप्त होगी क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस कहाँ मिली, एनोड पर, तभी तो लिखा कि अधातु कहाँ प्राप्त होती हैं, एनोड पर। तो ध्यान रखना कि जब भी आप लवण का विद्युत अपघटन करोगे तो धातु तो हमेशा कैथोड पर प्राप्त होती हैं और अधातु प्राप्त होती हैं एनोड पर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मिश्र धातु अथवा मिश्रातु। क्या होता है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण जो होता है उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे आपका पीतल है, पीतल को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रास, इसमें 80% तो कॉपर होता है, 20% होता है इसमें जिंक। तो ये समांगी मिश्रण है। इसका पीतल का उपयोग किया जाता है बर्तन बनाने में, तार बनाने में, मशीनें बनाने में और कारतूस बनाने में। इसी तरीके से कांसा, जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज, तो कांसा भी एक मिश्र धातु है। 88% कॉपर, 12% स्टेनम यानी टिन होता है इसमें, और कांसे का उपयोग किया जाता है बर्तन में, मूर्तियां बनाने में। इसका जो है बर्तन पहले घरों में हुआ करते थे कांसे के बर्तन, अब भी एक आधा बर्तन रखा करो। हमारे यहाँ भी एक था कांसे का बहुत बड़ा बाउल था, अब मैं कोशिश करूंगा कि लेके आऊँगा, आज ही जाऊंगा मार्केट में। अब देख के मुझे याद आ गया कि इसका मुझे बाउल लाना था एक बड़ा सा। अमलगम, अमलगम, जब भी पारा किसी धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो पारे की किसी भी धातु के साथ मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। जैसे सोडियम अमलगम, जब सोडियम धातु पारे में घुलती है तो बनता है सोडियम अमलगम। पोटेशियम अमलगम, पोटेशियम जब पारे में घुलता है तो जो मिश्र धातु हमें प्राप्त होती है उसे हम अमलगम कहते हैं। तो ये हो गए आपके धातु और अधातु के रासायनिक गुण, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। क्या होता है इलेक्ट्रोड, बहुत आसान है, एकदम समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान से समझो। इलेक्ट्रोड कह दो या अर्धसेल कह दो,
आपके पास एक धातु की छड़ है, जैसे किसकी छड़ है हमारे पास, कॉपर की छड़, और आपने उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया। इस बर्तन में भर रखा है कॉपर सल्फेट का विलयन। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में आप डुबाओगे, जैसे यहाँ कॉपर की छड़ को आपने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा रखा है, या फिर इसमें दूसरे प्रैक्टिकल में जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा रखा है, तो जब भी किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में हम डुबाते हैं तो धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाती है या फिर हो जाती है ऋणावेशित। देखो इसके ऊपर धनावेश आया और इस वाली छड़ के ऊपर आया ऋणावेश। तो इस प्रकार जो उपकरण हमें प्राप्त होता है, ये पूरा उपकरण या फिर ये वाला पूरा उपकरण, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, या इलेक्ट्रोड का ही दूसरा नाम होता है अर्धसेल। तो कोई आपसे पूछता है इलेक्ट्रोड या अर्धसेल किसे कहते हैं, तो यही डेफिनेशन लिखनी है। एक चित्र दोनों में से कोई सा भी बना सकते हो। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। यह उपकरण इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट में डुबाने पर छड़ धनावेशित हो जाती है। इसी तरीके से जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट में डुबाने पर छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अगली बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई से इसे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव पता क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को आप उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाओगे तो आपकी जो छड़ है या तो धनावेशित हो जाएगी या तो ऋणावेशित हो जाएगी, जिसके कारण धातु की छड़ के ऊपर एक विभव पैदा होगा, एक वोल्टेज पैदा होगा, और उस विभव का नाम ही इलेक्ट्रोड विभव है। दोबारा सुनो, धातु की छड़ को आपने उसी धातु के लवण के विलयन में डुबा दिया, जिसकी वजह से धातु की छड़ के ऊपर आवेश आ गया, चाहे तो धनावेश आया चाहे तो ऋणावेश, जिसके कारण धातु की जो सतह है ना, छड़ का जो सरफेस है, सतह है, उसके ऊपर एक विभव, एक वोल्टेज पैदा हो जाता है, और उस विभव या उस वोल्टेज को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो यही परिभाषा लिखनी है। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव यानी वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव यानी ई कहते हैं। पता चल गया इलेक्ट्रोड विभव क्या है। जब भी मैं पेज को ऐसे स्क्रॉल करता हूं तो आप वीडियो को रोक कर लिख लिया करो अपनी नोटबुक में। अब हम बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की, ई नॉट की। क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव? मानक इलेक्ट्रोड विभव भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोड विभव है, सिर्फ उसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। आपके पास एक धातु की छड़ है, आपने उस धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबा दिया, जिसकी वजह से धातु की सतह पर एक विभव पैदा हुआ, जिसे आपने कहा इलेक्ट्रोड विभव। पर इलेक्ट्रोड विभव नापते समय यदि 3 बातों का ध्यान आप रखो। पहली बात, वो जो आपने उपकरण तैयार करा है जिसमें धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में आपने डुबाया है, यदि उस पूरे उपकरण का ताप आपने 25 डिग्री सी रख लिया ना, और उसके ऊपर जो दाब लग रहा वो एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है, और जो आपने उसमें लवण का विलयन भरा है उसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है, यदि इन तीनों शर्तों का पालन करते हुए फिर आप देखते हो कि धातु की सतह पर कितना विभव उत्पन्न हुआ है, तो उस विभव को आप इलेक्ट्रोड विभव ना कहकर कहोगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहोगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। बताओ समझ में आई क्या बात? आपने किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबा दिया और देखा कि धातु की सतह पर कितना विभव पैदा हुआ, तो उसे तो आप इलेक्ट्रोड विभव कहो। पर यदि आपने धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया और इन तीनों बातों का ध्यान रखा कि ताप तो 25 डिग्री सी होना चाहिए कमरे का, ताप उसके ऊपर लगना चाहिए 1 वायुमंडल, और विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, तो उस समय धातु की सतह पर जो विभव पैदा होगा उस विभव को आप इलेक्ट्रोड विभव ना कहकर क्या कहोगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तथा ताप 25 डिग्री सी, दाब 1 वायुमंडल व विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है, तो ऐसी स्थिति में छड़ की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात? तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में
थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर इसे मानक इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसकी सहायता से हम सभी इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रॉड विभव ज्ञात कर सकते हैं। जिसकी सहायता से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉड विभव ज्ञात कर सकते हो। कैसे, देखो, पहले तो इसकी संरचना पता होनी चाहिए। हमारे पास एक बड़ा सा बर्तन है। इस बड़े से बर्तन में हमने कांच की एक नली डुबा रखी है। उस कांच की नली में एक प्लेटिनम का तार है। क्या है? प्लेटिनम का तार। और प्लेटिनम के तार में नीचे लटका रखा है हमने प्लेटिनम की प्लेट को। और बड़े से बर्तन में हमने भर रखा है HCl का विलयन। किसका? HCl। HCl के विलयन में जो H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता है वो 1 मोल प्रति लीटर है। ताप आपको पता है कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सी। दाब आपको पता है कितना होना चाहिए? 1 वायुमंडल। ठीक है। और यहाँ जो खोखली नली है कांच की, इसमें आपने हाइड्रोजन गैस भर रखी है और दाब कितना होना चाहिए उस हाइड्रोजन गैस का? 1 वायुमंडल। तो इस पूरे उपकरण को हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE। अब इसे बनाया क्यों गया? इसकी सहायता से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हो। आपको पता है ना इलेक्ट्रोड कैसे बनता है? आप किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में जब डुबाते हो तो इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो वैज्ञानिकों ने तो दुनिया भर के इलेक्ट्रोड बना दिए, और कोई काम ही नहीं रहा उन्हें। अलाने की छड़ फलाने में डुबा और फलाने की छड़ अलाने में डुबा, और डुबा डुबा के छड़ों को बहुत सारे इलेक्ट्रोड बना दिए। अब उन्हें इलेक्ट्रोडों को जब बना दिया तो उनका इलेक्ट्रोड विभव भी तो ज्ञात करना था। इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए ये उपकरण बनाया वैज्ञानिकों ने, जिसे कहा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसकी संरचना मैंने आपको समझा दी। बड़ा सा बर्तन है, HCl इसमें भर रखा है। HCl की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है। ताप 25 डिग्री सी है। दाब 1 वायुमंडल है। प्लेटिनम की प्लेट प्लेटिनम के तार से लटका रखी है। कांच की नली में हाइड्रोजन गैस भर रखी है जिसका दाब 1 वायुमंडल यानी 1 एटमॉस्फेयर है। तो SHE का निर्माण विभिन्न इलेक्ट्रोडों का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी E0 ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यदि कहीं E लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोड विभव, और यदि कहीं E0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मानक इलेक्ट्रोड विभव। E निकालने की कोई शर्त नहीं है। इसे निकालने की कितनी शर्तें हैं? 3, और वे तीनों शर्तें ये लिखी हुई। ताप तो 25 डिग्री सी होना चाहिए, दाब 1 वायुमंडल होना चाहिए, और सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए। ठीक है। इसकी संरचना मैंने आपको समझा दी। इसमें मुख्य रूप से निम्न भाग होते हैं। नंबर 1, विद्युत अपघटय का विलयन। अब विद्युत अपघटय का विलयन में आप HCl लिख सकते हो। HCl का विलयन भरा जाता है इसके अंदर। नंबर 2, कांच की बंद नली में भरी हाइड्रोजन गैस। प्लेटिनम के तार से लटकी प्लेटिनम की प्लेट। यही तो चीजें बताइए आपको। अब इसकी शर्त क्या है भाई? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो 3 शर्तें होंगी। शर्त में पहली शर्त क्या है? ताप 25 डिग्री सी रखते हैं और हाइड्रोजन गैस का दाब 1 वायुमंडल रखते हैं जो कांच की नली में भर रखी है, और उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है 1 मोलर यानी 1 मोल प्रति लीटर। अब विशेषता क्या होती है इसकी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की? ये बना हुआ देखो यहाँ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी विशेषता होती है इसका इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है 0 वोल्ट। 0 वोल्ट लिख लेना चाहिए यहाँ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट माना जाता है। होता नहीं माना, वैज्ञानिकों ने मान लिया कि इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट है। अब बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की, मतलब कैसे काम करता है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपको जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में रख दो और बीच में लगा दो वोल्टमीटर, और दोनों को वोल्टमीटर से जोड़ दो। यह वो इलेक्ट्रोड है जो सामान्य इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है, और ये हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकता है। दोनों के बीच में क्या जोड़ दिया? वोल्टमीटर। जैसे ही जोड़ोगे वोल्टमीटर की सुई उठेगी ऊपर को, और सुई जितना देगी रीडिंग, सुई जितने वोल्टेज बताएगी, जितना भी रीडिंग आपको यहाँ वोल्टमीटर से मिलेगा ना, सुई बताएगी इतनी वोल्टेज है, वो इलेक्ट्रोड विभव इसका होगा, सामान्य इलेक्ट्रोड का, नए इलेक्ट्रोड का। तो जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में रखकर उनके बीच में वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। वोल्टमीटर में जो रीडिंग आती है वही उस सामान्य इलेक्ट्रोड का E0 होता है, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है।
ठीक है, एक हेडिंग है नोट, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। वास्तव में इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मानक अपचयन विभव और एक होता है मानक आक्सीकरण विभव। IUPAC के अनुसार मानक अपचयन विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव ही होता है, जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं वो मानक अपचयन विभव ही है। जबकि मानक आक्सीकरण विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव का उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रम। माइनस का निशान लगा दिया मानक इलेक्ट्रोड विभव से पहले, ठीक है। मानक आक्सीकरण विभव को आप व्युत्क्रम कह सकते हो, यानी योगात्मक प्रतिलोम कह सकते हो मानक अपचयन विभव का। तो आक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों के मान तो बराबर होंगे, पर इनके निशान उल्टे होते हैं। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना प्रीवियस ईयर के बोर्ड के, तो ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, अभी तो इतना ही समझना है। अब क्या हुआ, हमें पता चल गया, हमें ये पता चला कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित, जिसकी वजह से धातु की सतह पर एक विभव पैदा होता है जिसे हमने कहा था इलेक्ट्रोड विभव। और यदि आप तीन शर्तों का पालन करके फिर इलेक्ट्रोड विभव निकालते हो तो उसे इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहते, उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव E0। अब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के इलेक्ट्रोड बना दिए, यह उपकरण तो इलेक्ट्रोड ही है या अर्धसेल। जब दुनिया भर के इलेक्ट्रोड बना दिए तो फिर वैज्ञानिकों ने एक काम करा, भाई ये जितने भी इलेक्ट्रोड बने हैं, जितने भी अर्धसेल बने हैं, इन सब का इलेक्ट्रोड विभव नापने के लिए हमें किसी उपकरण का निर्माण करना पड़ेगा। और वो उपकरण जो विभिन्न इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव नापने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE। ठीक है ना। अब जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया और दुनिया भर के इलेक्ट्रोड बन गए, तो वैज्ञानिकों ने जितने भी तत्व थे सबके इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव बारी बारी से निकाल ले, और निकाल के उन्हें सभी तत्वों को इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया, जिससे हमें एक श्रेणी मिली, सीरीज श्रेणी। और उस श्रेणी को कहा गया विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है। हेडिंग लिखी हुई है विद्युत रासायनिक श्रेणी। कैसे बनी थी? विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर, मैंने अभी बताया E लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रोड विभव है, और E0 लिखा हुआ है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ये बिना किसी शर्त के निकलता है, और ये जब निकलता है जब तीन शर्तों का पालन हम करते हैं। तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इसे सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। और इसका एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ हमने लिया कि सबसे अधिक कम इलेक्ट्रोड विभव, सबसे कम पोटेशियम का, फिर सोडियम का, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, HCu, Ag, Hg, Ag। यानी इलेक्ट्रोड विभव का ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम ये। तो इन्हें याद रख लेना आप। अब बात करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग, वैसे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत बड़ी है, ठीक है, वैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत बड़ी है, पर ये तत्व आप इन्हें याद रख लेना बस जो बताए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग में सबसे पहले बात करते हैं धातुओं की क्रियाशीलता। आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को बहुत डिटेल में पढ़ोगे जब कक्षा 12 में आ जाओगे। धातुओं की क्रियाशीलता, तो ध्यान रखना कि ये जो हमने कुछ विद्युत रासायनिक श्रेणी में कुछ तत्वों को आपको दिखाया ना, इनमें जो भी धातु ऊपर है वो अपने से नीचे वाली धातु से ज़्यादा क्रियाशील है। कोई भी धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितनी ऊपर होती है ना, यानी जिसका E0 जितना कम होता है, वो उतनी ही ज़्यादा क्रियाशील होती है, उतनी ही ज़्यादा क्या होती है? क्रियाशील। तो यहाँ लिखा हुआ है धातुओं की क्रियाशीलता, लिखा हुआ है कि ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होती हैं जबकि नीचे वाली धातु कम क्रियाशील होती है। जैसे मान लो आपको पास Fe है और उसका रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करना है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe ऊपर है, कॉपर है नीचे रखा हुआ, यानी दोनों की तुलना करो तो दोनों में से Fe ऊपर है, कॉपर नीचे है। इसका मतलब Fe कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो Fe कॉपर को क्या कर देगा? हटा देगा उसकी जगह से, और हमें प्राप्त हो जाएगा FeSO4, और कॉपर बेचारा बेघर हो गया।
पर जब यदि आप कॉपर का रिएक्शन FeSO4 के साथ करने जाओगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर नीचे है तो कम क्रियाशील है, Fe ऊपर है तो ज़्यादा क्रियाशील है। तो कॉपर चाहे कितना ही यहाँ जोड़ लगाता रहे पर Fe को उसके स्थान से नहीं हटा सकता, इसलिए यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं अपने इस कमरे की दीवार को इधर धक्का मारता रहूँ, सोचूंगी इसका साइज बढ़ा लूँ, चाहे तो मैं दीवार को इधर धक्का मारूँ या इधर मारूँ, क्या मैं साइज को बढ़ा लूँगा? मैं यहाँ धक्के मार रहा, कोई फायदा हो रहा कोई मुझे? ऐसा ही हो रहा कॉपर जब Fe को हटाने का प्रयास कर रहा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में केवल धातुओं की बात कर रहा हूं मैं, केवल धातुओं की। जो धातु ऊपर है ना, जिसका इलेक्ट्रॉन विभव कम है, वो ज्यादा क्रियाशील है, और नीचे वाली धातु को सबको हटा देगी वो जो उसके नीचे होंगी। तो पता चल गया धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होती है, जिसका इलेक्ट्रॉन विभव कम होता है, वो अपने से नीचे वाली धातुओं से ज्यादा क्रियाशील होती है और उन्हें हटा भी देती है। धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। अभी अम्ल और जल से हाइड्रोजन को हटा देती हैं धातुएं। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई धातुएं हैं ना, वे हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील हैं और वे हाइड्रोजन को हटा देंगी। तो देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को हटा देती हैं, जैसे Zn+H2SO4। तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है तो जिंक तो हाइड्रोजन को हटा ही देगा, फिर क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा। हाइड्रोजन को यहां से धक्का दे दिया, बेघर हो गया। यदि आप कॉपर का रिएक्शन H2SO4 के साथ करने जाओगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, और हाइड्रोजन से नीचे है तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, तो कॉपर तो हाइड्रोजन को यहां से धक्का नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से कोई भी रिएक्शन यहां नहीं होगी। ठीक है बेटे, ये बात आपको समझनी है बहुत ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा है इसका उपयोग, अधातुओं की क्रियाशीलता। तो अधातु का उल्टा चक्कर है, धातु तो वो ज्यादा क्रियाशील होती है जो ऊपर होती है, और अधातु वो ज्यादा क्रियाशील होती है जो नीचे होती है। ये चीज सुन लेना ध्यान से। और ये जो लेक्चर है ना मेरे कक्षा 9 के 10 के साइंस के लेक्चर, ये केवल कक्षा 9 और 10 वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये तो कक्षा 11, 12, BSc, MSc या फिर कोई नए नए टीचर हों जो जॉब में आए हों, उन सब के लिए बहुत वैल्यूबल हैं ये सारे लेक्चर। और मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ कक्षा 6, 7, 8 का साइंस का पूरा सिलेबस। तो जो बच्चे कक्षा 6, 7, 8 में हैं, हिंदी मीडियम के हैं, और उनकी किताब है विज्ञान की, उसके बहुत सारे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक जो है एक साथ हम लॉन्च करेंगे पूरे सिलेबस को, कक्षा 6 का, कक्षा 7 का, कक्षा 8 का। इसी चैनल पर कक्षा 6, 7, 8 का साइंस का सिलेबस भी आपको मिलेगा, पूरा प्लेलिस्ट मिलेगी पूरी, और एप्लीकेशन पर भी मिलेगी पूरी प्लेलिस्ट। इसी के साथ साथ जो बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और उन्हें जनरल साइंस की, जनरल सामान्य विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता है, तो उनके लिए भी सारे लेक्चर बहुत वैल्यूबल हैं सारे। आ जाओ देखो, अधातुओं की क्रियाशीलता। पता है ना, धातु तो वो ज़्यादा क्रियाशील होती है जो ऊपर वाली है, और अधातु वो ज़्यादा क्रियाशील होती है जो नीचे वाली है। तो नीचे वाली अधातु अधिक क्रियाशील होती हैं। अधातु का उल्टा चक्कर है। जैसे F2 की जब KCl के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो फ्लोरीन नीचे है, क्लोरीन है ऊपर, तो ज़्यादा ये अधातु तो नीचे वाली ज़्यादा क्रियाशील है, फ्लोरीन क्लोरीन को धक्का दे देगी, 2 बन जाएंगे KF, और ये Cl2 बेचारी बेघर। अधातुओं का क्रम ये है, इसके ऊपर ही सवाल आएगा, 12वीं तक भी इसी के ऊपर सवाल आएगा, 12वीं में भी जो आएगा इसके ऊपर। मतलब धातुएं तो मैंने वहां बता दी थी आपको, अधातु ये यहाँ लिख दी। सबसे नीचे फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। अब यदि कोई मेरे से पूछ ले सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी है, तो मैं आप फ्लोरीन ही तो बताऊंगा। यदि मुझे धातुएं देती तो धातुओं में तो वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है जो सबसे ऊपर है, और अधातुओं में वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है जो सबसे नीचे है। फ्लोरीन इन तीनों में से किसी को भी हटा सकता है। फ्लोरीन इसे हटा सकता है, और इसे। ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को हटा सकता है, और आयोडीन बेचारा किसी को नहीं हटा सकता, आयोडीन को सब हटा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मेरी भी हालत ऐसी ही है, घर में मैं आयोडीन ही हूँ। अब आ जाओ, जैसे आयोडीन कोशिश कर रहा क्लोरीन को हटाने की, अब देखो आयोडीन क्लोरीन को हटाने की कोशिश कर रहा, और आपको पता है अधातु तो नीचे वाली ज्यादा क्रियाशील होती है, आयोडीन तो किसी को हटा ही नहीं सकता। तो क्या होगा? कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ लिखा हुआ है नो रिएक्शन। अब यहाँ बीच में कुछ क्वेश्चन आए हैं,
क्वेश्चन बीच में आए हैं, इन क्वेश्चन को हमें अभी नहीं डिस्कस करना चाहिए। जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा तभी मैं इन्हें आपको समझाऊंगा। आप यदि लिखना चाहते हो तो लिख लेना इन्हें, कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के जब हम करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। वहाँ यहाँ रहने दो इन्हें, आगे चलो। देखो, अब हमें सीखना है आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। तो आयनिक यौगिक पता क्या होते हैं? जब कोई धातु किसी अधातु के साथ जुड़ती है ना, मान लो एक धातु है एक अधातु है, धातु और अधातु जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं आयनिक यौगिक। पता क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, देखो अब तक हमने ये समझा कि आपके पास कोई धातु है और अधातु के साथ वो संयोग कर रही है, इनके संयोग करने से जो यौगिक बनेगा उसे आप आयनिक यौगिक कहोगे। इसलिए क्योंकि धातु है तो उसकी आदत इलेक्ट्रॉन देने की होगी और अधातु है तो उसकी आदत इलेक्ट्रॉन लेने की होगी। जैसे सोडियम की भारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो तो इलेक्ट्रॉन देगा ही, क्या 7 इलेक्ट्रॉन लेके इसके पूरे पटेंगे? नहीं। क्लोरीन की भारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक लेगा, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया जो क्लोरीन ने ले लिया। तो यहाँ सोडियम में से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम के ऊपर धनावेश नहीं आ जाएगा, ये तो धनायन बन गया। और क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर ऋणावेश आ गया, ये बन गया ऋणायन। तो बताओ मुझे, ये जो यौगिक है इसमें धनायन और ऋणायन नहीं है क्या? आयन नहीं है क्या इसमें? है ना इसमें आयन, जब तो NaCl को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। जब भी धातु और अधातु आपस में जुड़ती हैं ना तो धातुओं के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वे इलेक्ट्रॉन जाते हैं अधातुओं में, जिसकी वजह से धातु तो धनायन में बदल जाती हैं और अधातु जिनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं वे ऋणायन में बदल जाती हैं। इसलिए इन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं क्योंकि ये आयनों से मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम धातु है, इसकी भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और क्लोरीन की भारी कक्षा में 7, इसकी भारी कक्षा में भी 7, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया एक इसे दे दिया। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 इकाई धनावेश आ गया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया तो क्लोरीन के ऊपर 1 इकाई ऋणावेश, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आया तो इसके ऊपर भी 1 इकाई ऋणावेश। अब ये माइनस और प्लस के बीच में आकर्षण तो बल लगेगा ही, उल्टे आवेश तो आकर्षित करते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक आयनिक यौगिक है। इसी तरह कैल्शियम धातु और ऑक्सीजन अधातु, कैल्शियम की भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि ऑक्सीजन की भारी कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कैल्शियम के ऊपर 2 इकाई धनावेश आया और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 इकाई ऋणावेश आ गया। धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, इनके बीच एक आकर्षण बल लग रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है? आयनिक यौगिक। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी धातु और अधातु आपस में जुड़कर किसी यौगिक को बनाती हैं तो उस यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं क्योंकि उसमें आयन होते हैं। धातु का तो धनायन होता है और अधातु का होता है ऋण आयन। अब हम बात करेंगे आयनिक यौगिकों के गुण। पहला गुण, भौतिक अवस्था। प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण ठोस। आप सीधा लिख सकते हो कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं क्योंकि उसमें आकर्षण बल बहुत होता है धनायन और ऋणायन के बीच। गलनांक व क्वथनांक। आयनिक क्रिस्टल जालक रचना के कारण गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। आयनिक क्रिस्टल जालक रचना उसे कहते हैं जिसमें धनायन और ऋणायन सारे के सारे जुड़े पड़े एक दूसरे के साथ, प्लस और माइनस का गुच्छा बना हुआ आपस में, उसे हम कहते हैं आयनिक क्रिस्टल जालक रचना। और वो बहुत मजबूत रचना है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्हें गलाना भी बहुत मुश्किल है और इन्हें उबालना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा जब जाके ये गलेंगे और उबलेंगे भी तभी। जल में घुलनशीलता। भाई आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ध्रुवीय। आयनिक यौगिक जैसे NaCl है ना, NaCl यही तो है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये तो धन ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव है। आयनिक यौगिक ध्रुवीय हैं। और आपका जो जल है ना, जल भी ध्रुवीय है। देखो जल की संरचना H2O की ऐसी होती है, इसमें 2 इकाई ऋणावेश होता है, इधर 1 इकाई धनावेश, तो ये वाला हिस्सा धनावेशित या ऋणावेशित, इसका भी धन ध्रुव और ऋण ध्रुव है। तो आयनिक यौगिक ध्रुवीय होने के कारण जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि जल भी ध्रुवीय है और आयनिक यौगिक भी सारे कैसे हैं? ध्रुवीय हैं। और कहावत है लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है, यह हमारी भाषा में जैसे में तैसा। ठीक है। विद्युत चालकता। ठोस अवस्था में कुचालक परंतु गलित या विलयन अवस्था में सुचालक होते हैं मुक्त आयनों के कारण। तो किसी भी आयनिक यौगिक को यदि ठोस अवस्था में देखते हो तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, पर आपने आयनिक यौगिक को गलित अवस्था में ले लिया यानी गर्म करके गला दिया या उसे पानी में घोल दिया
तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि उसमें होते हैं मुक्तायन, और मुक्तायन ही आवेश को प्रवाहित करेंगे। जैसे मैं आपको कहूँ ठोस नमक में क्या करंट चल जाएगा, आप कहोगे नहीं सर, ठोस नमक में तो करंट नहीं चलने का है। मैं कहूँगा उस नमक को गर्म कर करके गला दो, अब देखो उसमें करंट चलेगा क्या? अब उसमें करंट बहुत बढ़िया चलेगा, समझ रहे? तो ठोस अवस्था में नहीं करंट चलता इनमें, आयनिक यौगिकों में। गली हुई अवस्था में या विलयन अवस्था में इनमें चलता है करंट। ठीक है, तो ये हो गए इनके आयनिक यौगिकों के लक्षण। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर अपने। अगला टॉपिक है हमारा प्रकृति में तत्वों की उपस्थिति, कि हमारी प्रकृति में तत्व किन किन रूपों में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, मुख्य रूप से 2 रूपों में तत्व पाए जाते हैं। अब तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जो आवर्त सारणी में आपको दिखाई देते हैं। 2 रूपों में पाए जाते हैं, एक तो होता है स्वतंत्र अथवा मुक्त अवस्था में। भाई जो कम क्रियाशील तत्व होंगे ना, जिन्हें किसी से क्रिया ही नहीं करनी है, वे हमेशा स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में मिलेंगे। जैसे सोना, सोना कम क्रियाशील होता है। प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये कम क्रियाशील तत्व हैं, इसलिए स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में मिलते हैं, किसी से भी क्रिया करे हुए नहीं मिलते हैं। दूसरी अवस्था होती है संयुक्त अथवा यौगिक रूप। जो अधिक क्रियाशील तत्व हैं वे संयुक्त माने जुड़े हुए मिलेंगे किसी ना किसी दूसरे तत्व के साथ, या यौगिक के रूप में मिलेंगे। जैसे एल्यूमिनियम, आप धरती में कोई खान खोद लो एल्यूमिनियम की, तो आपको कोरा एल्यूमिनियम नहीं मिलने का कि खाली एल्यूमिनियम ही निकल रहा, पर सोने की खान में से सोना ही मिलेगा, प्लेटिनम की खान में से प्लेटिनम मिलेगा, चांदी की खान में से चांदी मिल सकती है, तांबे के खान में से तांबा मिल सकता है, पर आपको एल्यूमिनियम कोरा नहीं मिलेगा। वो किसी ना किसी के साथ क्रिया करे हुए मिलेगा, कोई यौगिक के रूप में मिलेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है। और इसी तरह लोहा, कॉपर जो है ना, दोनों रूप में मिलता है। कॉपर मुक्त अवस्था में भी मिल सकता है, क्रिया करते हुए भी, क्योंकि कॉपर थोड़ा सा इन तीनों से ज़्यादा क्रियाशील है। सिल्वर भी मिल जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, समझ रहे हैं आप? सिल्वर भी दोनों कैटेगरी में आता है। कहीं कहीं सिल्वर की खान आपको मिलेगी जिसमें कोरा सिल्वर निकलेगा, एकदम हल्ली 100% सिल्वर, और कहीं कहीं सिल्वर का कोई यौगिक मिलेगा। आई बात समझ में? तो जो ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं वे किसी ना किसी के साथ क्रिया करे हुए यानी यौगिक या संयुक्त अवस्था में मिलेंगी, और जो कम क्रियाशील है में तो कोरी मिलेंगी। धरती में खान खोद दो, कोरा सोना निकाल लो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है। आपको पता चल गया कि प्रकृति में धातुएं या तत्व 2 रूपों में मिलते हैं। अब बात करते हैं तत्वों की प्रकृति में प्रचुरता। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है धरती में, 49.2%, सबसे ज़्यादा धरती में ऑक्सीजन है। सिलिकॉन है 25.7%, दूसरे नंबर पर। एल्यूमिनियम 7.5% है, और लोहा है 4.2% हमारी धरती में यानी मिट्टी में। अब हम बात करते हैं खनिज की या मिनरल्स। क्या होता है खनिज? खनिज का मतलब प्रकृति में कोई तत्व जिस रूप में पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं। जैसे CuFe और S2, कॉपर पाइराइड। प्रकृति में कॉपर इस रूप में पाया जाता है। प्रकृति में कॉपर कई रूपों में पाया जाता है। वे जितने भी रूप हैं उन्हें सबको कहूंगा कि वे कॉपर के क्या हैं? खनिज हैं। तो CuFe S2 कॉपर पाइराइड, इसमें कॉपर भी है, लोहा भी, सल्फर भी। कॉपर व Fe व सल्फर का खनिज है ये। तो कोई भी तत्व प्रकृति में जिस भी रूप में मिलेगा उस रूप को ही आप क्या कहोगे? खनिज कहोगे, मिनरल कहोगे। अयस्क क्या होता है? अयस्क को कहते हैं ओर्स। अयस्क का मतलब, जैसे मान लो बहुत सारे खनिज हैं आपके पास, जैसे मैं कहूँ कि एल्यूमिनियम के बहुत सारे खनिज आपने निकाल लिए, तो उन सारे खनिजों में अलग अलग रूप होंगे उनके सबके। एल्यूमिनियम के या किसी भी धातु के जब 2 या 2 से अधिक खनिज आप निकाल लोगे अलग अलग प्रकार के, तो उन सभी खनिजों में से एक खनिज ऐसा होगा, या 2 खनिज या 3, जितने भी होंगे। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनसे शुद्ध धातु को प्राप्त करना बहुत आसान है, और शुद्ध धातु को प्राप्त करने में टाइम भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा। तो ऐसे खनिज को हम अयस्क कहते हैं, जिससे शुद्ध धातु को प्राप्त करना सरल हो, सस्ता हो, और समय भी बचता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अयस्क मतलब इस चीज को तो सब बच्चे समझ ही जाते हैं। खनिज का मतलब कोई तत्व प्रकृति में जिस रूप में मिलता है उसे खनिज कहते हैं, पर अयस्क में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अयस्क का मतलब वो खनिज जिससे शुद्ध धातु को बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है, जिस खनिज से शुद्ध धातु को सरलता पूर्वक व कम खर्च में अलग किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क।
ठीक है। जैसे कॉपर का एक अयस्क है कॉपर पाइराइट, CuFeS2। भाई खनिज तो होगा ही। अयस्क जो है खनिजों में से ही छांट के निकालते हैं अलग। जैसे आपकी क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में से जो होनहार हैं, कहना मानने वाले हैं, 100 में से हमने 2 बच्चे छांट लिए अच्छे वाले और उन्हें बना दिया मॉनिटर। तो मॉनिटर हैं तो क्लास के बच्चे ही, पर मॉनिटर स्टूडेंट्स हैं, पर क्या सारे स्टूडेंट्स मॉनिटर हैं? नहीं। उन सारे विद्यार्थियों में से जो अच्छे 2 विद्यार्थी हैं उन्हें हमने मॉनिटर बना दिया। इसी तरह बहुत सारे खनिजों में से जो सबसे अच्छे खनिज होते हैं उन्हें हमने अलग नाम दे दिया अयस्क। समझ रहे ना मेरी बात? एल्यूमिनियम का एक अयस्क है बॉक्साइट, Al2O3 × 2H2O। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि कॉपर का अयस्क का नाम बताओ, एल्यूमिनियम के अयस्क का एक नाम बताओ। और भी अयस्क होते हैं कॉपर के और एल्यूमिनियम के। अब हम बात करते हैं प्रमुख अयस्क की। जिस अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करना सबसे सरल व सबसे सस्ता होता है उसे कहते हैं प्रमुख अयस्क। जैसे कॉपर का प्रमुख अयस्क है CuFeS2, यही। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रमुख अयस्क। अयस्कों में भी सबसे बढ़िया जो है, सारे खनिजों में से सबसे अच्छे जो खनिज होते हैं उन्हें तो अयस्क कह दिया, और उन सभी अयस्कों में से जो सबसे अच्छा अयस्क होता है उसे हमने कह दिया क्या? प्रमुख अयस्क। जैसे सारी कक्षा के बच्चों में से जो सबसे अच्छे हैं उन्हें तो हमने कह दिया कक्षा प्रमुख, यानी मॉनिटर। और सारी कक्षाओं के जो कक्षा प्रमुख थे, मॉनिटर्स थे, उनमें से जो सबसे अच्छा बच्चा था उसे हमने पूरे स्कूल का हेड बॉय या हेड गर्ल बना दिया। ऐसे ही प्रमुख अयस्क होता है। अब हम बात करेंगे खनिज तथा अयस्क में अंतर। आपको पता है कि एक धातु के बहुत सारे खनिज होते हैं, उन खनिजों में से जो सबसे अच्छा खनिज है उसे हमने अयस्क कहा। यानी अयस्क खनिज होता है, पर सारे के सारे खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, सारे अयस्क खनिज तो नहीं होते, सारे के सारे खनिज अयस्क तो नहीं होते, क्योंकि खनिजों में से हमें सबसे अच्छे खनिज छांटने होते हैं जिनसे शुद्ध धातु को प्राप्त करना आसान हो। सभी अयस्क खनिज होते हैं। भाई अयस्क तो सारे खनिज ही हैं, खनिजों में से ही तो छांट के निकाल ले। परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सारे के सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। आज वो अगली बात करते हैं आधात्री या मैट्रिक्स या गैंग। पता क्या होता है? आपके पास एक धातु का टारगेट था, जैसे एल्यूमिनियम का। आपने एल्यूमिनियम की बहुत सारी खान ढूंढ ली, उन खानों में से आपने एल्यूमिनियम के बहुत सारे खनिज निकाल लिए। उन खनिजों में से फिर आपने जो अच्छे खनिज थे, जिनसे शुद्ध धातु को प्राप्त करना सरल था, सस्ता था, कम समय भी लग रहा था, तो उन खनिजों को आपने उस खनिज को कहा अयस्क। अब अयस्क के ऊपर ही आपको आगे का सारा काम करना है शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए। तो आधात्री या मैट्रिक्स या गैंग पता क्या होता है? अयस्क में जो मिट्टी कंकड़ पत्थर की अशुद्धि होती है ना, आप धरती में से जब ज्यादा क्रियाशील धातु का अयस्क निकाल लोगे तो उसमें मिट्टी कंकड़ पत्थर भी तो आवेंगे। उन मिट्टी कंकड़ पत्थर को ही हम कहते हैं आधात्री या मैट्रिक्स या गैंग। अयस्क में उपस्थित मिट्टी कंकड़ पत्थर रेत आदि की अशुद्धि जो होती है उसे ही हम आधात्री मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। चलो अगली बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं अयस्कों के प्रकार। 6 प्रकार के अयस्क होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक अयस्क, स्वतंत्र अवस्था में, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, ये तो आपको बिल्कुल कोरे मिलेंगे जहां भी इनकी खान मिलेगी। एक होते हैं ऑक्साइड अयस्क, जैसे Al2O3 × 2H2O। देखो ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे आयरन ऑक्साइड Fe2O3। एक होते हैं सल्फाइड अयस्क, इनमें सल्फर मिलेगा, जैसे CuFeS2। देखो सल्फर है, Ag2S सल्फर है ना। एक होते हैं कार्बोनेट अयस्क, FeCO3। देखो कार्बोनेट है, CO3। क्लोराइड अयस्क में आपको क्लोराइड मिलेंगे, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक का ही तो सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड या NaCl। सोडियम का खनिज है नमक, और अयस्क भी है। अन्य अयस्क जैसे Na3AlF6, NaNO3, MgSO4 × 7H2O। तो अयस्क के प्रकार थोड़े से याद रखना। अब हम बात करते हैं धातु कर्म। अब आपको अपने दिमाग की खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। धातु कर्म को इंग्लिश में हम कहते हैं मेटलर्जी। आपको जो है ना किसी भी धातु के खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करनी है,
और इस शुद्ध धातु को प्राप्त करने की जो संपूर्ण क्रिया है उसे कहते हैं धातु कर्म। धातु कर्म का मतलब किसी भी धातु के अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया, उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं और उन सारे स्टेप्स को कुल मिलाकर धातु कर्म कहते हैं। तो हमारा हेडिंग है धातु कर्म। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया ही धातु कर्म कहलाती है। तो इसमें क्या करना होगा, अब आपको अपने दिमाग की खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी भाई, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा हर एक चीज को। मिस फील्डिंग कोई भी बच्चा बिल्कुल भी ना करे, मिस फील्डिंग। देखो एक यहाँ बहुत बड़ा सा चार्ट सा नजर आ रहा है आपको, इसे समझाऊंगा। आपको पता है ना, अयस्क आपने छांट लिया, एक धातु टारगेट दिया गया था जैसे एल्यूमिनियम, उसके बहुत सारे खनिज आपने निकाल लेते अलग अलग जगह से। उन सारे खनिजों में से आपने सबसे अच्छा खनिज छांट लिया था जिसे आपने कहा था अयस्क। अब आपको अयस्क का सबसे पहले सांद्रण करना है। अब सांद्रण क्या होता है मैं बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, चलो एक लाइन में अभी बता देता हूँ। किसी भी अयस्क से मिट्टी कंकड़ पत्थर को अलग करने की क्रिया सांद्रण कहलाती है, यानी गैंग आधात्री या मैट्रिक्स को ही तो कहते हैं मिट्टी कंकड़ पत्थर रेत। अयस्क में से आप आधात्री को, गैंग को, मैट्रिक्स को अलग कर दो, यानी मिट्टी कंकड़ पत्थर रेत वगैरह को अलग कर दो, तो इस क्रिया को हम सांद्रण कहते हैं। तो सबसे पहले तो अयस्क का सांद्रण करना पड़ेगा आपको, यानी उसमें से गैंग को, आधात्री को, मैट्रिक्स को अलग निकालना पड़ेगा, मिट्टी कंकड़ पत्थर रेत को अलग करना पड़ेगा, जिससे आपको मिलेगा सांद्रित अयस्क। अब वो जो सांद्रित अयस्क आपको मिला, वो देखना है कि वो अधिक क्रियाशील धातु का अयस्क है या मध्यम क्रियाशील धातु का अयस्क है। यानी धातु सोडियम है तो ज़्यादा क्रियाशील ही होगी, जैसे सिल्वर है तो कम क्रियाशील होगी, ठीक है, मध्यम क्रियाशील होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कम क्रियाशील धातु, जैसे आपका कॉपर है, सिल्वर है, कम क्रियाशील धातुएं हैं। तो यदि अधिक क्रियाशील धातु है ना, जिसका आपने अयस्क ढूंढा था, फिर उसका सांद्रण करके सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लिया, और वो धातु अधिक क्रियाशील धातु है, तो अब आपको उसका सिर्फ विद्युत अपघटन करना है, आपको शुद्ध धातु मिल जाएगी। और यदि कम क्रियाशील धातु है तो उसका सल्फाइड अयस्क होगा आपके पास। सल्फाइड अयस्क का आपको भर्जन करना है, मैं बताऊंगा भर्जन क्या होता है, ठीक है। ये वैसे एक लाइन में बताऊं, भर्जन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ गर्म करना। तो सल्फाइड अयस्क का जब भर्जन करोगे तो अशुद्ध धातु आपको मिल जाएगी, और अशुद्ध धातु का फिर शोधन कर देंगे, शुद्ध धातु मिल जाएगी। पर सबसे मेन चीज ये है जो बीच में लिखी हुई है, मध्यम क्रियाशील धातु। मध्यम क्रियाशील धातु के दो प्रकार के अयस्क आपके पास होंगे, या तो आपके पास होगा कार्बोनेट अयस्क और या तो होगा सल्फाइड अयस्क। यदि कार्बोनेट अयस्क है तो उसका निस्तापन करना है। निस्तापन का मतलब गर्म करना बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो भर्जन, ऑक्सीजन के बिना गर्म करेंगे तो निस्तापन। देखो सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं, ये सल्फाइड अयस्क है तो इसका भर्जन करो। यदि आपके पास मध्यम क्रियाशील धातु है, यानी ऐसी धातु का अयस्क है जो ना तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है ना तो बहुत कम क्रियाशील है, ज़्यादातर यही वाले मेथड को हम फॉलो करेंगे। तो वो अयस्क यदि कार्बोनेट अयस्क है तो उसका निस्तापन करना पड़ेगा, और यदि वो सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन करना पड़ेगा। दोनों काम करके जो पॉसिबल हो, जो लग रहा हो कि भाई कार्बोनेट अयस्क है तो निस्तापन कर दिया, सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन, आपको धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा। अब धातु के ऑक्साइड का अपचयन करना है आपको। अपचयन करने से आपको अशुद्ध धातु मिल जाएगी, और फिर उसका शोधन करके आपको मिल जाएगी शुद्ध धातु। शोधन करके क्या मिल जाएगी? शुद्ध धातु। तो ये चार्ट बनाना सबको आना चाहिए, ये जो यहाँ बना रखा है हमने फ्लो चार्ट एक, ये सबको बनाना आना चाहिए फ्लो चार्ट। आ जाओ चलो बात करते हैं हम वन बाई वन। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है। सांद्रण का मतलब होता है अयस्क से गैंग को अलग करना। गैंग का मतलब मैट्रिक्स, आधात्री माने मिट्टी कंकड़ पत्थर। अयस्क में से जब आप मिट्टी कंकड़ पत्थर को अलग करते हो तो उसे कहते हैं अयस्क का सांद्रण। और अयस्क के सांद्रण की पहली विधि तो हमारे कोर्स में गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि हम प्रयोग करते हैं ऐसी धातु के लिए जो भारी हो, भारी धातु, जैसे लोहा है, जैसे टीन है। लोहे या टीन का अयस्क है ना, तो आपको क्या करना है कि यहाँ तो आपको भारी धातु का पिसा हुआ अयस्क रखना है, ढेर बना लिया भारी धातु के पिसे हुए अयस्क का। जैसे टीन का अयस्क है SnO2, जैसे लोहे का अयस्क है Fe3O4। ये भारी धातु हैं टीन और लोहा। इनका अयस्क जो है पीस के यहाँ रख दो, वो जो अयस्क आपने छांटा था।
बहुत सारे खनिजों में से एक अयस्क छांटा था, उसे यहाँ ढेर लगा दो, भारी धातु का पिसा हुआ अयस्क का ढेर लगा दिया। और इधर जो है ना जल की धारा प्रवाहित कर दी। यहाँ से आप किसे प्रवाहित कर रहे हो? जल की धारा, स्लो, एक हल्की सी धारा, पानी की धारा, इसमें धो रहे हैं हम इसे। समतल स्थान पर लगाना आपको इसे, ढेर को। तो क्या होगा जब आप पानी में धोओगे ना भारी धातु के अयस्क को, पिसे हुए को, तो क्या होगा कि जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत हैं, वे हल्की अशुद्धियां, जिसे आप गैंग कहते हो या आधात्री या मैट्रिक्स कहते हो, वो तो पानी के साथ बहकर आगे चला जाएगा और यहाँ सिर्फ बचेगा शुद्ध अयस्क। क्या बचेगा? शुद्ध अयस्क। तो इस विधि को हम कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है ना आसान? मतलब कोई आपसे पूछता है कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण कौन सी धातु का अयस्क का करते हैं, तो आप बताना भारी धातु का अयस्क होना चाहिए, पिसा हुआ, उसका ढेर लगा दो, पानी की धारा में उसे धो दो, बहुत तेज प्रेशर नहीं मारना, हल्की धारा, जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर यानी गैंग, मैट्रिक्स या आधात्री या उसके हल्के कण बहकर आगे चले जाएंगे और शुद्ध अयस्क भारी होने के कारण यहीं रह जाएगा। दूसरा तरीका बहुत बढ़िया है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कौन से अयस्क पर काम कर रही थी? भारी धातु के अयस्क पर। अब हम बात करते हैं झाग या फेन प्लवन विधि की। झाग या फेन प्लवन विधि की भी एक खासियत है कि इसका प्रयोग करते हैं हम सल्फाइड अयस्क में। सल्फाइड अयस्क जैसे CuFeS2 है, जैसे Ag2S है, PbS है, देखो ये भी सल्फाइड है, सल्फर आ रहा, सिल्वर सल्फाइड, लेड सल्फाइड। तो सल्फाइड अयस्क के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं हम, और बड़े से बर्तन में हम क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क भर दिया हमने पीस कर, इन तीनों में से कोई सा भी, जिसका भी हम शोधन कर रहे हैं। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, पानी भर दिया, और फिर चीड़ का तेल डाल दिया, और फिर पोटेशियम इथाइल जेंथेट, नाम सुन लो ध्यान से, पोटेशियम इथाइल जेंथेट भर दिया। और यहाँ जो एक नली लगाई हमने पाइप, इस पाइप से वायु की तेज धारा प्रवाहित करी हमने। जब वायु की तेज धारा प्रवाहित करोगे तो इसमें झाग पैदा होंगे बहुत सारे। तो ये जो झाग आए ना ऊपर, इन झाग के साथ ही अयस्क आ जाएगा। यानी तेल से भीग कर, तेल के कण, जो ये चीड़ का तेल है ना, तेल के कण तो हल्के होते हैं। अयस्क जो सल्फाइड अयस्क है उसकी खासियत ये होती है कि वो तेल में भीग जाता है, और तेल होता है पानी से हल्का, सबको पता है तेल का घनत्व पानी से कम होता है। तो तेल के साथ भीग कर आपका अयस्क झाग के साथ ऊपर तैरने लगेगा। यहाँ इस झाग में कौन होगा? अयस्क होगा, जो तेल से भीग कर झाग के साथ ऊपर आ जाएगा। झाग के साथ ऊपर आ गया वो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वो जब खुले बर्तन में आपकी मम्मी या दादी दाल बनाती थी, या नानी, गांव में देखा होगा आपने, तो जब खुले बर्तन में दाल बनाते थे तो दाल के ऊपर झाग आ जाते थे, हल्दी के में झाग से बहुत सारे। तो हाथ में लेते थे एक वो विशेष प्रकार का चमचा होता है जिसे कोंचा कहते हैं, या कोई बड़ा सा चमचा होगा, उससे उन झाग को उतारते थे। ऐसे उतार के सारे झाग अलग कर देते थे। जब खुले बर्तन में दाल बनाते थे बहुत टेस्टी बनती थी। अब तो प्रेशर कुकर यूज़ कर रही सारी दुनिया, शॉर्टकट के ऊपर ही आ गई। तो ये जो झाग बनेंगे ना, इन झाग को उतार लो आप, जैसे दाल के ऊपर से झाग उतार लेते हैं खुले बर्तन में जब दाल को बनाते हैं, और उन्हें जब अलग करके रखोगे ना, तो ये जो झाग के बुलबुले से हैं ये तो सारे फूट जाएंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा? झाग के साथ जो अयस्क है वो आपको मिल जाएगा अलग। तो ये होता है झाग या फेन प्लवन विधि। झाग या फेन, फेन माने भी झाग होता है। वो एक पहले जब हम छोटे थे तो एडवर्टाइज आता था, वॉशिंग पाउडर फेना, फेना ही लेना, इस गुड़िया का क्या कहना, फेना ही लेना, फेना वॉशिंग पाउडर फेना, ये एडवर्टाइज आता था। आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो इसके बारे में कि आता था क्या एडवर्टाइज। और जो अशुद्धियां हैं वो पानी से भीगकर भारी हो जाती हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत पानी में भीग जाएंगे, भारी हो जाएंगे, और यहाँ नीचे बैठ जाएंगी अशुद्धियां सारी। अयस्क तो तेल से भीगकर झाग के साथ ऊपर आ गया, और अशुद्धियां पानी से भीगकर भारी होकर बर्तन की तली में बैठ जाएंगी। और इस विधि को हम कहते हैं झाग या फेन प्लवन विधि। इसमें झाग पैदा हुए, इसी, और प्लवन कहते हैं तैरने को। झाग तैर रहे, झाग के साथ ही आपका अयस्क तैर रहा, क्योंकि वो तेल से भीगकर हल्का हो गया है। आ जाओ चलो, अगला है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें भी हम मिट्टी, कंकड़, पत्थर यानी गैंग को, आधात्री को, मैट्रिक्स को अलग करेंगे। एक पहिया ये है, एक पहिया ये है। इस पहिए का कनेक्शन मोटर से कर रखा है हमने, और ये पहिया बना रखा है चुंबक का। यहाँ एक लगा रखी है कीप, हॉपर जिसे आप कह सकते हो। इसमें आप पिसा हुआ अयस्क डाल लोगे।
जैसे लोहे का अयस्क, निकिल का अयस्क, कोबाल्ट का अयस्क। यानी आपको ऐसा अयस्क डालना है, ऐसी धातु का अयस्क डालना है जो चुंबक पर चिपकती हो। पिसा हुआ अयस्क डाल दिया। इधर को हमारा पट्टा घूम रहा है, पट्टा या बेल्ट जो भी आप इसे कहते हो, ये घूम रही है बेल्ट, अयस्क पिसा हुआ डाल दिया। जब यहाँ आएगा तो चुंबकीय पदार्थ जो भी है, जैसे लोहे का अयस्क है तो लोहा तो चिपकने की कोशिश करेगा चुंबक के ऊपर, चुंबक के ऊपर चिपकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ जो ढेर इकट्ठा होगा वो चुंबकीय पदार्थ का इकट्ठा होगा। और जो अचुंबकीय पदार्थ है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत, उसे तो चुंबक का मतलब ही नहीं पता क्या है, वो तो दूर जाकर गिरेगा। यहाँ यहाँ अचुंबकीय पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ जो हमें ढेर मिलेगा वो सांद्रित अयस्क होगा। क्या होगा? सांद्रित अयस्क। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा अयस्क चुंबकीय पदार्थ हो, या तो वो लोहे का अयस्क हो, या निकिल का अयस्क हो, या कोबाल्ट का अयस्क हो, यानी ऐसी धातु का अयस्क जो लोहे, जो चुंबक पर चिपकती हो। ये तो समझ में आ गया होगा। और ये जो उपकरण है ना, ये इसे मैग्नेटिक रोलर कहते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, रोड रोलर। वो जो सड़क बनाते हैं ना, सड़क के ऊपर चलता है रोड रोलर, ये मैग्नेटिक रोलर है, चुंबकीय रोलर। तो ये तो हुआ हमारा पहला स्टेप। हमने बहुत सारे खनिज निकाल लेते, खनिजों में से सबसे अच्छा खनिज छांट लिया जिसे आपने कहा अयस्क। अयस्क में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत थी जिसे आपने कहा था गैंग, आधात्री या मैट्रिक्स। आपने गैंग को अलग करना है, उस क्रिया को आपने कहा था अयस्क का सांद्रण। और अयस्क के सांद्रण करने की 3 विधियां हमारे कोर्स में है। एक तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जो भारी धातु पर काम करती है, एक फेन प्लवन विधि जो सल्फाइड अयस्क पर काम करती है, और एक चुंबकीय पृथक्करण विधि जो ऐसी धातु के अयस्क पर काम करती है जो धातु चुंबक के ओर आकर्षित होती हो। अब अगला स्टेप हमें सीखना होता है निस्तापन या कैल्सिनेशन। निस्तापन का मतलब, यदि कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या जल की उपस्थिति हो सांद्रित अयस्क में, तो आप निस्तापन विधि का प्रयोग करोगे। मतलब आपके अयस्क में या तो कार्बोनेट हो, या तो आपके अयस्क में ऑक्साइड हो, या हाइड्रोक्साइड हो, या पानी हो। और इसमें करना क्या होता है निस्तापन में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना। ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ गर्म करना है, विदाउट ऑक्सीजन। जैसे मान लो आपके पास ये अयस्क है Al2O3 × 2H2O। अब इसमें आपको पानी दिखाई दे रहा। हमने कहा कि यदि अयस्क में आपके पानी है ना, तो भी आपको गर्म करना है। देखो डेल्टा का मतलब गर्म करना है, ऑक्सीजन यहाँ है नहीं। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो पानी है ना, देखो अलग हो गया, Al2O3 अलग हो गया और पानी हो गया अलग। जैसे मान लो आपके पास एक अयस्क है Fe2O3 × 3H2O, इसमें भी 3 अणु जल के उपस्थित हैं क्रिस्टलीय रूप में। इसे भी यदि ऑक्सीजन के बिना आप गर्म करोगे तो 3 जल के अणु अलग हो जाएंगे, Fe2O3 ऑक्साइड मिल जाएगा आपको। अब यहाँ हमने ये भी लिखा था कि कार्बोनेट अयस्क है तब भी आपको बिना ऑक्सीजन के गर्म करना है, यानी निस्तापन करना है। तो CaCO3 को जब आप गर्म करोगे ना बिना ऑक्सीजन के, तो क्या होगा, CO2 गैस निकल कर भाग जाएगी। ये तो रिएक्शन मैंने सिखा रखा है पहले चैप्टर में भी। CO2 गैस निकल जाएगी, यहाँ भी आपको ऑक्साइड मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और एक चीज़ सिखा रखी है कि यदि हाइड्रोक्साइड हुआ तो, देखो ये OH था पूरा OH, ये था CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि गर्म करोगे बिना ऑक्सीजन के तो यहाँ से क्या निकल गया, ये देखना जरा, H2O निकल गया, यहाँ फिर ऑक्साइड मिल गया। तो यदि आपके अयस्क में कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, पानी है, तभी आप निस्तापन करोगे। और निस्तापन का मतलब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना। ये रिएक्शन यहाँ लिख रखी हैं 4, ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए जरूर, आ जाओ। निस्तापन के बाद हमें सीखना होता है भर्जन या रोस्टिंग। भर्जन को हम मोटी भाषा में कहते हैं भूनना। भर्जन को भूनना कहते हैं, भूनना। जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को भून कर खाते हो ना, तो भूनने को रोस्टिंग। वैसे तो आजकल के जो सोशल मीडिया का ज़माना है, रोस्टिंग का मतलब कुछ और भी होता है कि किसी को भी चिढ़ाना, जलाना, किसी को भूनना। ठीक है, रोस्टिंग करते हैं ना बहुत सारे यूट्यूबर्स। तो भर्जन का मतलब होता है यदि आपके अयस्क में सल्फर है या आर्सेनिक है तो आपको भर्जन करना है उसका, यानी सल्फाइड अयस्क का या आर्सेनाइड अयस्क का। इसका मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ गर्म करना। मतलब ऑक्सीजन की नियंत्रित मात्रा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे आपका, मैंने कहा कि सल्फर होना चाहिए, जैसे आपका ये अयस्क है FeS, फेरस सल्फाइड। इसे यदि ऑक्सीजन के साथ आप गर्म करोगे तो फेरस ऑक्साइड बन जाएगा और SO2 गैस उड़कर भाग जाएगी।
यानी सल्फर की अशुद्धि SO2 में कन्वर्ट होकर उड़ जाती है, और यो सल्फर थोड़ा बहुत है जो बचेगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 बनकर वो भी भाग जाएगा। इसी तरीके से यदि आर्सेनिक है आपके अयस्क में, तो आर्सेनिक भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आर्सेनिक ऑक्साइड बनाएगा। तो आपको निस्तापन से भी सारे ऑक्साइड मिल रहे थे और भर्जन से भी ऑक्साइड मिल रहे थे। निस्तापन कब करना होता है? जब आपके अयस्क में या तो कार्बोनेट हो या ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो या पानी हो, तो उसका निस्तापन करना है। यदि आप केमिकल इंजीनियर बन गए ना, तो ये बातें ही काम आएंगी आपके सारे। और यदि आपके अयस्क में सल्फर या आर्सेनिक है, तो आपको उसका भर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप इंजीनियर बन गए ना, तो वर्कर्स आपसे पूछेंगे कि सर हमने खनिज ढूंढ लिए बहुत सारे, अब क्या करना है? तो आप सोचोगे कि भाई KMD सर ने बताया था कि अब इन खनिजों में से सबसे अच्छा खनिज छांटना है, जिसे हम कहते हैं अयस्क। तो फिर उन्हें अगला टारगेट दोगे कि अयस्क छांटो इनमें से। अब उन्होंने अयस्क छांट लिया, फिर आएंगे आपके पास कि अब क्या करना है सर बताओ। तो आपको उस अयस्क का सांद्रण करना है। आपको देखना पड़ेगा कि कहीं वो भारी धातु का अयस्क है क्या। तो उन्हें वर्कर्स को बताना है कि आप इसमें गुरुत्वीय पृथक्करण विधि लगाओ। और यदि वो अयस्क क्या है, यदि वो अयस्क सल्फाइड अयस्क है, तो उन्हें कहो कि फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रण करो इसका। और यदि वो अयस्क चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय धातु का अयस्क है, तो आप कहो कि अब आप इसमें इसका सांद्रण करो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। तो आपको डिसीजन तो आपको ही लेना है, काम तो में करते रहेंगे वर्कर्स जो होंगे, पर इंजीनियर तो आप हो। आपको अगला टारगेट तो आपको बताना है। अब वे सांद्रण करके भी लिया है। फिर उन्होंने पूछा जी अब क्या करना है, तो आपको चेक करना है कि वो सांद्रित अयस्क में कार्बोनेट, सांद्रित अयस्क में कार्बोनेट है क्या, जल है क्या, ऑक्साइड है क्या, ठीक है, या हाइड्रोक्साइड है क्या। यदि ये चारों चीज आपको दिख रही हैं सांद्रित अयस्क में, तो अगला टारगेट दे दो, आदेश दे दो कि आप इसका निस्तापन कर लो। और यदि ये चारों चीज नहीं है, आपके अयस्क में सल्फर या आर्सेनिक है, तो आपको अगला आदेश देना है कि आपको इसका निस्तापन नहीं करना है, आप केवल इसका भर्जन करोगे, रोस्टिंग करोगे। तो यही तो एक माइंडेड आदमी की खासियत होती है कि जब उसने ढंग से पढ़ाई कर रखी है, तो वो हर एक चीज को सही तरीके से लेकर चलता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं करता। अगला स्टेप आता है हमारा प्रगलन या स्मेल्टिंग। प्रगलन में आप अपचयन भी इसे कह सकते हो। यदि अगलनीय अशुद्धियां उपस्थित हों, आपका जो अयस्क है उसमें कुछ अशुद्धियां ऐसी हैं कि आपने निस्तापन में भी गर्म करा था जब भी में अशुद्धियां नहीं गली, आपने भर्जन में गर्म करा जब भी में अशुद्धियां नहीं गली। तो कुछ अगलनीय अशुद्धियां यदि आपके अयस्क में हैं, जो ऐसी अशुद्धियां जो गर्म होके गल के अलग हो ही नहीं रही, तो आप प्रगलन करोगे। और इसमें क्या करते हो कि आप अयस्क लोगे और उसमें कॉक मिलाओगे। कॉक माने कार्बन का चूर्ण जो अपचायक का काम करता है, और थोड़ा सा मिलाओगे गालक। गालक वो पदार्थ होता है जो अगलनीय अशुद्धियों को मजबूर कर देता है गलने के लिए। और इन्हें सबको डाल दोगे वात्या भट्टी में। आपने अयस्क ले लिया जिसका आपने सांद्रण भी कर लिया था, निस्तापन भर्जन कर लिया था, यानी वो निस्तापित या भर्जित अयस्क है। उसमें आपने कार्बन का चूर्ण, कोयले का चूर्ण डाला जिसे कॉक कहते हैं, अपचायक का काम करता है, दूसरों से ऑक्सीजन छीन लेता है। ठीक है, अपने आप CO2 या CO बन के उड़ेगा ना, तो दूसरे से ऑक्सीजन छीन लेगा, तो दूसरे का अपचयन कर देगा। इसलिए इसे कहते हैं कार्बन के चूर्ण को कि बहुत अच्छा अपचायक है। गालक वो पदार्थ है जो अगलनीय अशुद्धियों को दोस्ती करके उन्हें मजबूर करेगा गलने के लिए। वो रासायनिक पदार्थ वात्या भट्टी में आपने डाल दिया, गर्म कर दिया, तो आपको गलित धातु तो मिल जाएगी अलग और धातुमल मिल जाएगा अलग। धातुमल पता क्या होता है? वो जो गालक है वो अगलनीय अशुद्धियों के साथ दोस्ती करके उन्हें गला देता है। अगलनीय अशुद्धि और गालक के आपस में मिश्रण का जो गला हुआ रूप है उसे धातुमल कहते हैं। यह अलग लेयर बनती है इसकी, गलित धातु अलग। जैसा आपका Fe2O3 है, वो कार्बन के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड है, कार्बन क्या है? कार्बन है अपचायक, इससे ऑक्सीजन छीन ली। Fe रह गया बेचारा अकेला, लोहा धातु शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगी और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन के उड़ जाएगा। अच्छा, Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, ये भी इससे क्या छीन लेगा? ऑक्सीजन। अब भी लोहा अलग हो जाएगा और CO2 गैस बनकर उड़ जाएगी। और जो आपकी अगलनीय अशुद्धियां थी ना, जो जिद्दी थी कि हम नहीं गलने के, चाहे निस्तापन कर लिया हो आपने, चाहे भर्जन कर लिया हो, उनके साथ दोस्ती करने के लिए आएगा गालक। और गालक दोस्ती करके आपस में रिएक्शन करके
फिर गलेगी अगलनीय अशुद्धि, और उसके गले हुए रूप को हम कहेंगे धातुमल। जैसे एक अगलनीय अशुद्धि थी मैग्नीशियम कार्बोनेट। भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट एक ऐसा कार्बोनेट है जिसे कोई नहीं गला सकता, चाहे आप कितना ही गर्म कर लो इसे। पर जब मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ हम थोड़ा सा गालक यानी सिलिकॉन ऑक्साइड मिलाते हैं, वही सिलिकॉन ऑक्साइड इसके साथ क्रिया करके मैग्नीशियम सिलिकेट बनाता है MgSiO3, जो तुरंत गल जाता है। तो धातु मल तो अलग हो जाता है और CO2 गैस उड़कर यहाँ से भाग जाती है। ये जो एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो क्षारीय अशुद्धि होती है ना, उसे गलाने का काम करता है अम्लीय गालक, और जो अम्लीय अशुद्धि होती है उसे गलाता है क्षारीय गालक। जैसे SiO2 है, वो अम्लीय अशुद्धि है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड। मैंने कहा था कि जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है, और इसे गलाने के लिए, अम्लीय अशुद्धि को गलाने के लिए क्षारीय गालक चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। अकेला नहीं गलने का ये, पर जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इसे मिलाओगे तो गलने को तैयार है। कैल्शियम सिलिकेट बनेगा जो धातु मल का काम करेगा, तुरंत गलकर अलग लेयर बना लेगा और CO2 गैस उड़कर भाग जाएगी। ये रिएक्शन आपको याद रखने हैं। अब अगले स्टेप पर आते हैं। भाई आपने बहुत सारे खनिज छांट लिए थे, खनिजों में से आपने सबसे अच्छा खनिज निकाल लिया था जिसे आपने कहा था अयस्क। अब अयस्क जो आपने निकाला था, अयस्क से मिट्टी कंकड़ पत्थर यानी गैंग आधात्री मैट्रिक्स को अलग कर लिया था जिसे आपने कहा था सांद्रण। सांद्रण की 3 विधियां आपने सीख ली। गुरुत्व पृथक्करण विधि भारी धातुओं पर काम करती है, फेन प्लवन विधि सल्फाइड अयस्कों पर काम करती है, और चुंबकीय पृथक्करण विधि उन धातुओं के अयस्कों पर काम करती है जिनमें चुंबक की तरफ आकर्षित होने की क्षमता होती है। सांद्रण करने के बाद जो अयस्क आपको प्राप्त होता है इसे आप कहते हो सांद्रित अयस्क। यदि सांद्रित अयस्क में ऑक्सीजन ऑक्साइड है, यदि उसमें ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, पानी है या कार्बोनेट है, तो आप सांद्रित अयस्क का निस्तापन करोगे जिससे आपको धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा। और यदि सांद्रित अयस्क में आपका सल्फर या आर्सेनिक है तो आप उसका निस्तापन नहीं करोगे, वर्जन करोगे, जिससे आपको उसका ऑक्साइड मिल जाएगा। अब सांद्रित अयस्क से आपने निस्तापित या भर्जित अयस्क प्राप्त कर लिया। वो निस्तापित या भर्जित अयस्क यानी निस्तापन या भर्जन करने के बाद जो अयस्क आपको मिला है उसमें एक समस्या थी कि कुछ अगलनीय अशुद्धियां थी जो गलने को तैयार नहीं थी। आपने क्या काम करा, उस अयस्क में कार्बन का चूर्ण यानी कॉक मिलाया जो अपचायक का काम करेगा, और उसमें आपने गालक मिलाया और वात्या भट्टी में डाल के गर्म कर दिया। तो क्या होगा कि आपको धातु तो अलग मिलेगी गली हुई, और जो वो अगलनीय अशुद्धि थी उसका काम तमाम कर देगा गालक। गालक उससे दोस्ती करके उसे गला देगा, और गले हुए रूप में जब धातु मल आता है तो जब अगलनीय अशुद्धियाँ गालक के साथ क्रिया करके गले हुए रूप में आती हैं तो उसे गले हुए रूप को हम कहते हैं धातुमल। तो आपने यहाँ तक जो है ना धातु प्राप्त कर ली, ठीक है। 2 परत बनेगी। अब धातु का शोधन या परिष्करण कर आपको करना है, परिष्करण। विद्युत अपघटनी विधि सबसे अच्छी है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा बर्तन लो, जो आपका शुद्ध धातु है, जैसे हमने धातु में उदाहरण ले लिया कॉपर का, शुद्ध कॉपर का तो बना दो आप कैथोड, यानी बैटरी के माइनस से जोड़ दिया, पतली सी छड़ लेनी है हमेशा शुद्ध धातु की। और जो अशुद्ध धातु है उसका बना दो आप एनोड, यानी मोटी सी छड़। जो आपने प्रगलन विधि में, प्रगलन वाले स्टेप में, जो वात्या भट्टी में आपको धातु की परत मिली है, उस धातु की परत को आपने ठंडा करके सुखा के मोटी सी छड़ बना ली अशुद्ध धातु की, अशुद्ध कॉपर की, अशुद्ध तांबे की। इसका कनेक्शन तो अशुद्ध कॉपर का प्लस से कर दिया, एनोड बना दिया, और शुद्ध कॉपर का पतला सा छड़ लिया आपने और उसे बना दिया आपने माइनस से कनेक्शन करके कैथोड। अब आपने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, इसमें भर दिया कॉपर सल्फेट का विलयन। जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे ना इसमें, तो कॉपर सल्फेट ऐसे टूटेगा, Cu डबल पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। अब क्या होगा बेटे कि ये जो Cu डबल पॉजिटिव आयन है ये तो प्लस वाले तो माइनस वाली छड़ पर चढ़ेंगे, यहाँ चढ़ने शुरू हो जाएंगे, कॉपर यहाँ चढ़ेगा, यानी एनोड यहाँ देखो कैथोड पर, कैथोड पर कौन चढ़ेगा, चलो कैथोड की बात बाद में करेंगे, रुक जाओ। पहले हम इसी क्रम में चलते हैं कि कॉपर सल्फेट आपने भरा था वो टूट गया था Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव में। अब ये जो SO4 डबल नेगेटिव आयन है वो कहाँ जाएगा, इस मोटी वाली छड़ पर, क्योंकि ये प्लस है, माइनस वाला आयन तो प्लस पर जाएगा। तो एनोड पर गया SO4 डबल नेगेटिव, और एनोड पर जाकर वो पता क्या करेगा, वहाँ से Cu डबल पॉजिटिव आयनों को उठाएगा, यानी इस मोटी छड़ से कॉपर को उठाएगा और कॉपर सल्फेट बनेगा, और कॉपर सल्फेट बनकर फिर दोबारा से कहाँ जाएगा, विलयन में। और आपको पता है कि कॉपर सल्फेट जो विलयन में है वो Cu डबल पॉजिटिव आयन और SO4 डबल नेगेटिव आयनों में लगातार टूट रहा।
सल्फेट आयन वहाँ जाएंगे कॉपर को उठा के विलयन में, सल्फेट आयन गए कॉपर को उठा के विलयन में। तो बताओ ये वाली जो मोटी सी छड़ थी अशुद्ध कॉपर की वो तो पतली होती रहेगी लगातार, पर जो इसमें Cu डबल पॉजिटिव आयन बन रहे हैं वे जाएंगे कैथोड पर, क्योंकि प्लस वाला तो माइनस वाली छड़ पर जाएगा। ये छड़ देखो माइनस से जुड़ी हुई है, कैथोड। Cu डबल पॉजिटिव आयन वहां जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और कॉपर धातु बन जाएगी शुद्ध, इसके ऊपर कॉपर धातु चढ़ती रहेगी। ये पतली छड़ हमने इसीलिए लगाई थी क्योंकि इसे कुछ घंटों बाद मोटे होते रहना है और इसे मोटी छड़ को पतले होते रहना है। यानी कॉपर इस छड़ से उतर उतर के विलियन में, और विलियन से फिर कहाँ जा रहा, यहाँ। शुद्ध कॉपर यहाँ से उतरेगा और यहाँ चढ़ेगा, तो आपको शुद्ध कॉपर जो इसके ऊपर मिलेगा ना, मोटी छड़ हो जाएगी, ये चिपका हुआ वो सारा शुद्ध कॉपर होगा। बहुत बढ़िया तरीका है ये, बहुत बढ़िया तरीका है विद्युत अपघटनी विधि। चलो अब हम बात करते हैं संक्षारण की। क्या होता है संक्षारण या कोरोजन? आपको पता है ना, लोहे पर जंग लग जाता है, खराब हो जाता है लोहा। वायु व जल की उपस्थिति में धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना, इसे ही हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा है वो ऑक्सीजन और पानी के साथ क्रिया करके जंग बनाता है, Fe2O3 इंटू XS2O। अब जंग से आपको बचना है, संक्षारण से बचना या सुरक्षा के उपाय, पहला तो है कि पेंट कर दो आप। लोहे का जितना भी सामान है उसके ऊपर क्या करना चाहिए, पेंट, तेल या ग्रीज लगा दो। निकिल क्रोमियम स्टेनम की परत चढ़ा दो उसके ऊपर। एनोडीकरण कर दो, यानी एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ा दो। यशद लेपन कर दो, जैसे जिंक कोटिंग कहते हैं, लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी। ठीक है बेटे, इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये थ्योरी में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए या वीडियो को रोक कर लिख लेना चाहिए, ऐसा हमेशा कर लिया करो। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करो। हमने चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर दी और हम बहुत जल्दी इसके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। इस क्रम में हमारा तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर स्विच कर जाएंगे चैप्टर नंबर 4 पर। हम सिलेबस को शुरू से लेके चलेंगे। ठीक है बेटे, बस आज इतना ही पढ़ना है हमें। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, बाय।